नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेदा। आई होप जो चैप्टर्स हैं 25 से लेकर 30 तक अष्टांग हृदय सूत्र स्थान, आप उसके लिए तैयार हैं। और इसमें आपसे टोटल मैं 20 क्वेश्चंस पूछूंगी और एक एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 5 सेकंड। अब मान लीजिए कि आप रेडी नहीं हैं, तो आप पहले 25 से 30 तक जो 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है, उसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। फिर उसके बाद ये टेस्ट दे सकते हैं। आपके जो भी नंबर आते हैं आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने पर्सनली व्हाट्सएप करा है। ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे तो ही आप व्हाट्सएप करेंगे, आपके मार्क्स कम भी आते हैं तो भी आप व्हाट्सएप करिए। आई विल अप्रिशिएट कि एटलीस्ट आपने ये टेस्ट जो है ये अटेंड किया है, ठीक है। तो ये जो टेस्ट है ये सैटरडे को होता है, हर सैटरडे वीकेंड टेस्ट है। हमारे जो मंडे से लेकर फ्राइडे तक क्लासेस होती हैं एंड सैटरडे टेस्ट होता है। इस बार ये टेस्ट एक दिन डिले हो गया, यानी कि संडे को ये टेस्ट हो रहा है आज, क्योंकि फेस्टिवल के दिन है और धन्वंतरी डे की पूजा की तैयारी कर रही हूँ मैं, एंड कई सारे काम होते हैं, तो इसीलिए आज ये टेस्ट जो है संडे को हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 25 यंत्र विधि अध्याय से मैं आपसे पूछूंगी पहला क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें यंत्र विधि अध्याय है। सबसे पहले तो इसका नाम स्वस्तिक यंत्र जो है इसकी लंबाई कितनी होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, स्वस्तिक यंत्र जो है इसकी लंबाई कितनी होती है। दोस्तों ये टेस्ट जो है अटेंड करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसमें मैं वही क्वेश्चंस जो है पूछती हूँ जो कि सिलेक्टिवली एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं, ठीक है। तो स्वस्तिक यंत्र की लंबाई होती है 18 अंगुल, ठीक है। 18 अंगुल लंबे होते हैं स्वस्तिक यंत्र। ताल यंत्र जो होता है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होती है। सेकंड क्वेश्चन है, ताल यंत्र की लंबाई कितनी होती है, बताइए मुझे। ताल यंत्र की लंबाई कितनी होती है। ताल यंत्र की लंबाई होती है 12 अंगुल। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मैं बता ही देती हूँ कि इसमें क्या पूछा जाता है। इसमें दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा यंत्र है जो कि नाड़ी, कर्ण यानी कि कान और नासागत शल्य को निकालने के काम आता है। मतलब कि अगर कान में अगर कोई मैल हो, या कान में कोई फॉरेन बॉडी पार्टिकल चला गया हो, या अपनी नोस्ट्रल्स में कोई फॉरेन बॉडी चला गया हो, उसको निकालने के लिए कौन सा यंत्र जो है काम आता है, तो वो ताल यंत्र होता है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी। थर्ड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, हाँ। थर्ड क्वेश्चन इज अणु यंत्र की संख्या आचार्य वाग्भट ने कितनी बताई है। अणु यंत्र की संख्या आचार्य वाग्भट ने कितनी बताई है। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको 5 सेकंड मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अणु यंत्र की जो संख्या है वो है 19, ठीक है, याद रखिएगा। अणु यंत्र की संख्या है 19। इसके साथ ही बता देती हूँ, यंत्र कर्म वाग्भट जी ने 15 बताए हैं, और वृद्ध वाग्भट जी ने यंत्र कर्म जो है वो 24 बताए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, शस्त्र विधि अध्याय 26 चैप्टर, इससे पूछना चाहूंगी कि जो शस्त्र विधि अध्याय है इसमें शस्त्र की संख्या वाग्भट जी ने कितनी बताई है। मैं संख्या के रिलेटेड ज्यादा पूछ रही हूँ क्योंकि आपको याद भी हो जाए, और इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आने के, ठीक है। तो शस्त्र की संख्या आचार्य वाग्भट जी ने कितनी बताई है, ये है फिफ्थ क्वेश्चन। तो शस्त्र की संख्या है 26, ठीक है। अच्छा, वेधन कर्म के लिए कौन सा शस्त्र जो है काम आता है। वेधन कर्म के लिए कौन सा शस्त्र काम आता है, ये बताइए, ठीक है। ये चैप्टर जो है थोड़े से ध्यान से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग कर्म के लिए अलग अलग शस्त्र बताए गए हैं, ठीक है। तो वेधन कर्म के लिए वेतस शस्त्र, वे से वेधन, मैंने आपको ये ट्रिक बताया था लर्न करने का, वेधन वेतस, ठीक है, वेधन वेतस, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन ये है कि जो मांसल प्रदेश में प्रयोग करने वाली सूची जो है कौन सी होती है। मांसल प्रदेश में प्रयोग करने वाली सूची कौन सी होती है, बताइए। 5 सेकंड दूंगी इस क्वेश्चन के लिए। तो मांसल प्रदेश में प्रयोग करने वाली सूची जो है कौन सी होती है। दोस्तों मांसल प्रदेश में प्रयोग करने वाली सूची 3 अंगुल लंबी और त्रिधार होती है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर है मांसल प्रदेश में प्रयोग करने वाली सूची 3 अंगुल लंबी और त्रिधार होती है। सेवेंथ क्वेश्चन इज शस्त्र कर्म में अच्छा शस्त्र दोष कितने होते हैं,
ठीक है? इसमें ऑप्शन जो है बड़े कन्फ्यूज़िंग से आ जाते हैं। 8 है कि 6 है कि 12 है, ठीक है? या 24 है। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ मैं आपसे कि ये जो है काफ़ी कन्फ्यूज़िंग हो सकता है आपके लिए आंसर, ठीक है? जब आप लर्न करते हैं तब तो ईज़ी लगता है, लेकिन जब ऑप्शंस कन्फ्यूज़िंग आते हैं तब मुश्किल हो जाता है। तो मैं चाहती नहीं हूँ कि आपका इतना ईज़ी जो है क्वेश्चन गलत हो। तो शस्त्र दोष जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने होते हैं वाग्भट जी के अनुसार? शस्त्र दोष जो है वो 8 होते हैं, ठीक है? शस्त्र दोष जो है वो 8 होते हैं। और नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है सुखिनाम रक्तस्राव्य योजेत। सुखिनाम रक्तस्राव्य योजेत ये किसके लिए कहा गया है? मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। अगर आपको नहीं भी पता है तो उसका जो हमारी क्लासेस का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है 25 से 30 क्लासेस का। उसको पहले पढ़िए फिर टेस्ट अटेंड कर सकते हैं क्योंकि टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएँगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है और बढ़ेगा। तो सुखिनाम रक्तस्राव्य योजयति किसके लिए कहा है? ये जलौका विधि के लिए कहा है, ठीक है? जो सुखपूर्वक रक्त का विस्त्रावन करवाएँ, उसको जलौका विधि कहते हैं। जो सुकुमारे होते हैं, राजा-महाराजा या जो बहुत ही कंफर्टेबल सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जो है ज़िंदगी जीते हैं, उनके लिए अगर ब्लड लेटिंग थेरेपी करनी हो, तो जलौका का प्रयोग होता है, लीच थेरेपी का प्रयोग होता है, ठीक है? ये हो गए 8 क्वेश्चंस। 9th क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी मैं। 9th क्वेश्चन यस। अब अगर मैं पूछूँ कि दोष अनुसार रक्त अगर स्रावन किया जाना चाहिए तो उसमें पित्त दोष में क्या प्रयोग करते हैं? मतलब पित्त दोष में रक्त विस्रावन के लिए क्या प्रयोग होता है? 3 ऑप्शंस मैं आपको दे ही देती हूँ 9th क्वेश्चन के श्रृंग, जलौका या अलाबू। दोष अनुसार रक्त विस्रावन करना है तो पित्त दोष में क्या प्रयोग करेंगे? तो इसका आंसर है जलौका, ठीक है? अगर कफ दोष में रक्त स्रावन करना है तो अलाबू एंड वात दोष में रक्त स्रावन करना है तो श्रृंग, ठीक है? श्रृंग, अलाबू, जलौका। श्रृंग है फॉर वात दोष, अलाबू है फॉर कफ दोष एंड जलौका है फॉर पित्त दोष, ओके? अब है नेक्स्ट अच्छा स्थान अनुसार अगर हम प्रयोग पूछें कि किसका प्रयोग स्थान अनुसार करना चाहिए मतलब रक्त विस्रावन के लिए स्थान अनुसार किस विधि का प्रयोग करना चाहिए तो स्थान अनुसार जैसे कि अगर त्वक स्थित दोष है या सुप्त त्वक है ठीक है त्वक स्थित दोष है या सुप्त त्वक है तो किसका प्रयोग करना चाहिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे 10th क्वेश्चन है तो दोस्तों मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ श्रिंक का प्रयोग करना चाहिए ठीक है त्वक स्थित दोष एंड जो है सुप्त त्वक है मतलब नंबनेस है स्किन में डिजीज है तो श्रिंक का प्रयोग करते हैं एक देश स्थित रक्त मतलब कि एक लोकलाइज्ड एरिया से ब्लीडिंग अगर करनी है और पिंडित रक्त हो वहां पे गांठदार जो है रक्त हो तो उसमें प्राणछान का प्रयोग करते हैं और ग्रथित और अवगाढ़ रक्त हो तो उसमें जलौका का प्रयोग करते हैं और सर्व शरीर व्यापद दोष हो पूरे शरीर में अगर दोष व्यापद हो तो हम उसमें जलौका का प्रयोग करते हैं ठीक है वैसे क्वेश्चन जो है सर्व शरीर व्यापद दोष के रिलेटेड ज्यादा आता है मैं आपको ये भी बता दूं ठीक है अपने चिट पे लिख लीजिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिरा वेद का मतलब कि वेन के थ्रू जो है रक्त का विस्रावन करते हैं जब सर्व शरीर दोष व्यापद होते हैं ओके अब 11th क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि चैप्टर नंबर 27 से सिरा व्यध विधि अध्याय ठीक है सिरा व्यध विधि अध्याय में सिरा वेद की एज कितनी बताई गई है ठीक है मतलब कौन सी एज से पहले और कौन सी एज के बाद सिरा वेद निषेध है 11th क्वेश्चन है ठीक है बताइए 5 सेकंड्स मिलेंगे आपको क्वेश्चन के लिए तो इसका आंसर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको चिट पे लिख लीजिए 16 वर्ष से पहले और 70 वर्ष के बाद सिरा वेद निषेध है 16-70 याद रखिए ठीक है 12th क्वेश्चन है कि जो अपस्मार है अपस्मार में सिरा वेधन का स्थान क्या है मतलब कौन सी स्थान की सिराओं का वेधन करना चाहिए इन अपस्मार तो बताइए सिरा वेद का स्थान जो है अपस्मार में क्या है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप इसको ये चैप्टर्स जो है बहुत बेसिक है आयुर्वेद के इसको बहुत अच्छे से करिए ठीक है क्योंकि अगर यही नहीं आएगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है अच्छा रैंक ला पाना
ठीक है। तो इसका आंसर है जो हनु संधि होती है, एक तो हनु संधि है हमारा जॉ का एरिया, और एक भ्रू के मध्यम में जो एरिया होता है वो सिरा वेधन का स्थान होता है इन केस ऑफ अपस्मार, मतलब कि जो कन्वल्शन सीजर्स आते हैं, ठीक है। तो उसमें हनु संधि और हमारा जो भ्रू मध्य का एरिया होता है उसमें सिरा वेदन करते हैं। एंड नेक्स्ट है जो वेधन का प्रमाण, इसमें मैं पूछना चाहूंगी कि अस्थि प्रदेश में वेधन का प्रमाण कितना होता है? अस्थि प्रदेश में, ये 12th क्वेश्चन है, अस्थि प्रदेश में वेधन का प्रमाण कितना होता है? बताइए, आपको 5 सेकंड मिलेंगे। तो इसका आंसर है कि अस्थि प्रदेश में कुठारिका शस्त्र से वेधन करते हैं। कुठारिका से अर्ध यव मात्र वेधन किया जाता है, ठीक है, अर्ध यव मात्र वेधन किया जाता है, ठीक है। तो ये है 12th क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में जैसे मैं आपको लक्षण बताऊंगी दूषित रक्त के, आपको ये बताना है कि उसमें कौन सा दोष है इन्वॉल्व जिसके कारण रक्त दूषित हुआ है। तो इसमें है, अगर रक्त शाव अरुण रुक्ष वेग से निकलने वाला फेनिल हो, शाव अरुण रुक्ष वेग से निकलने वाला फेनिल रक्त हो, तो इसमें कौन सा दोष होता है, किस दोष से रक्त दूषित होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो बताइए, 13th क्वेश्चन का ये आंसर है। 5 सेकंड आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर है वात दोष, ठीक है। श्याम अरुण रूक्ष वेग से निकलने वाला जो फेनिल रक्त होता है उसमें वात दोष इन्वॉल्व होता है। पित्त में होता है, मैं आपको बता देती हूँ, पीत असितम, मतलब कि असितम, सितम का मतलब होता है सफेद रंग, श्वेत, असितम मतलब काला, तो पीत रंग का असितम है, विस्त्र है, फिर उसके बाद अस्कंदी है, सचंद्रिकम, ये है पित्त दूषित रक्त, ठीक है। और जो कफ दूषित रक्त होता है वो है स्निग्ध, पांडु, तंतुमत, पिच्छिल, घन, ठीक है। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, आपसे पूछना चाहूंगी अगले अध्याय से, अध्याय नंबर 28, शल्य हरण विधि, ठीक है, शल्य हरण विधि। तो इसमें है जैसे कि अंतः शल्य होता है, कहीं भी हो सकता है, त्वचा में हो सकता है, मांस में, पेशी में, स्नायु में। तो स्नायुगत शल्य जब होता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं? स्नायुगत शल्य का एक ही लक्षण जो मेन है वो क्या है, बताइए। 5 सेकंड मिलेंगे। 13th क्वेश्चन है, सॉरी 14th क्वेश्चन है। तो स्नायुगत शल्य जो होता है उसका लक्षण होता है आक्षेप, ठीक है। स्नायुगत शल्य का लक्षण है आक्षेप। सिरागत शल्य का लक्षण है सिर आधमान, ठीक है। तो ऐसे आपको सारे याद करने हैं, इसके छोटे छोटे चिट्स बना लीजिए, पॉइंट्स को, अगर पॉइंट्स ज्यादा है लर्न करने के लिए तो पॉइंट्स को डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, और डिवाइड करके फिर उसको जैसे कि 10 पॉइंट्स बना दिए, उसको 3-4 दिन लगातार अपने सामने वाली वॉल पे आपने चिपका के उसको डेली रिवीजन करना है। जब वो रिवीजन हो जाए तो उसके साथ अगले 10 चिपका दीजिए, ठीक है। तो उसको रिवाइज करिए, इस तरीके से आपको इतने अच्छे से लर्न हो जाएंगे। छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं लेकिन आपको ये कमाल के रिजल्ट देते हैं, ठीक है। और इसमें है 15th क्वेश्चन का, अब मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि जैसे जब शल्य निकालना हो उसके उपाय बताए गए हैं, शल्य निर्धारण उपाय। तो अर्वाचीन शल्य के लिए कौन सा उपाय होता है? अर्वाचीन शल्य के लिए कौन सा उपाय होता है? मैं आपको बता दूं, अर्वाचीन शल्य जो होता है वो ऐसा शल्य होता है कि जो ज्यादा दूर तक ना गया हो, ये हिंट है आपका, जो ज्यादा दूर तक शरीर में ना गया हो, अर्वाचीन शल्य। तो दोस्तों, अर्वाचीन शल्य को निकालने का उपाय होता है आपका प्रतिलोम निर्हरण, ठीक है। और जो बहुत दूर चला गया हो तो उसको पीछे की ओर खींचना, दैट इज नॉट गुड उपाय, ठीक है, उसमें नुकसान हो सकता है। उसको और आगे की ओर धकेल के फिर बाहर निकालना, दैट इज अनुलोम विधि। तो उसी रास्ते में अनुलोम विधि से और आगे धकेल के उसको शरीर से बाहर निकालना, दिस इज फॉर प्राचीन शल्य उपाय। और अर्वाचीन के लिए प्रतिलोम, ठीक है, थोड़ा सा आगे गया तो उसको पीछे खींच के आप निर्हरण कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अर्वाचीन के लिए प्रतिलोम और प्राचीन शल्य के लिए अनुलोम विधि। एंड देन ये है 16th क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ढूंढ रही हूँ ताकि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता सकूं, ठीक है।
जैसे कि एक उपाय है कि सिर जो है नीचे करके लंबा लटकाएँ, ठीक है? फिर वमन करवाना, फिर मुख तक काल राशि में गाड़ना, ठीक है? मतलब कि गड्ढे में भस्म भर लेनी उसको, फिर उसके बाद जो रोगी है उसको मुख तक उस गड्ढे में गाड़ देना और बाकी सिर नीचा करके उसको लंबा लेटाना, वमन करवाना, ये किसके उपाय हैं? जैसे 15th क्वेश्चन, ये किसके उपाय हैं बताइए? तो ये है जल में डूबने के उपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16th क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी, अगर एक आधा 16 या 17 कन्फ्यूज़ हो गया हो, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है? मैं भूल जाती हूँ कि मैं कौन-से क्वेश्चन पे थी। 16th क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि जो शस्त्र कर्म विधि अध्याय है, 29th चैप्टर अष्टांग हृदय सूत्रस्थान का शस्त्र कर्म विधि अध्याय, तो इसमें मैं आपको लक्षण बताती हूँ, आपको ये बताना है कि ये लक्षण किसके हैं? आम शोफ के हैं, पक्व शोफ के हैं या फिर पच्यमान शोफ के हैं, ठीक है? तो इसमें है कि विवर्ण मतलब स्किन का डिस्कलरेशन होना, राग होना, रेडिश कलरेशन हो जाना, स्फुटिता हो जानी, फिर निस्तोद, अंगमर्द और घृत मंड का शोफ के ऊपर रखकर घृत का पिघलना, ठीक है? और व्रण का स्पर्श असह्य हो जाना, तो ये किसके लक्षण हैं? आम शोफ के, पक्व शोफ के या फिर पच्यमान शोफ के? मतलब घी का ऊपर रखा तो घी पिघल गया, बहुत ज़्यादा पेन है, स्किन डिस्कलरेशन हो गया है और पूरी बॉडी में एक हो रहा है, अंगमर्द हो रहा है, राग है, वहाँ पे रेडिशनेस हो गई है, तो ये किसका मतलब लोकल टेम्परेचर रेज़ हो गया है, ठीक है? वहाँ का एरिया वार्म हो गया है, तभी तो उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया कि घृत मंड को ऊपर रखेंगे वो पिघल जाएगा। तो दोस्तों ये है पच्यमान शोफ का लक्षण, ठीक है? ये है पच्यमान शोफ का लक्षण। नेक्स्ट है कि ये है 17th क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अच्छा, जो अपक्व शोफ का छेदन कर दे, ठीक है? जहाँ पे छेदन नहीं करना चाहिए, वहाँ पे छेदन कर दे और जहाँ पे छेदन करना चाहिए, शोफ जो है पक चुका है, अंदर पस है, उसकी अपेक्षा करे, तो ऐसे वैद्य के लिए आचार्य वाग्भट जी ने क्या शब्द यूज़ किया है? ये मैं आपको जो सुश्रुत संहिता पढ़ा रही हूँ, तो उसका भी उसमें भी मैंने ये बताया है, ठीक है? अभी जो सूत्र स्थान हम पढ़ रहे हैं, तो ऐसे शोफ का अपेक्षा करने वाले वैद्य को जिसको पता ही नहीं चल रहा कि अपक्व शोफ में चीरा देना चाहिए और पक्व शोफ जो है उसका अपेक्षा करना चाहिए कि उसमें चीरा देना चाहिए, तो उसको ये चीज़ पता ही नहीं चल रही, जो अपक्व शोफ का छेदन कर रहा है और पक्व शोफ की अपेक्षा कर रहा है। तो ऐसे वैद्य को हम क्या कहते हैं? आपको 5 सेकंड मिलेंगे। दोस्तों ऐसे वैद्य को हम कहते हैं शपच, ठीक है? ऐसे वैद्य को हम कहते हैं शपच, जिसका मीनिंग होता है चांडाल की तरह जो होता है, ठीक है? जो रोगी को मार डालता है, ठीक है? नेक्स्ट है, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ललाट में 18th क्वेश्चन, ललाट में, भ्रू में, दंत वेष्ट में, जत्रु, कक्षा, कुक्षी, अक्षिकूट, ओष्ठ, कपोल और गल में, वंशन में कौन सा छेदन करना चाहिए? ललाट में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में ऑलरेडी और आने के भी पूरे चांसेस हैं। ललाट में, भ्रू में, दंतवेष्ट में, जत्रु, कुक्षी, कक्षा, अक्षिकूट, ओष्ठ और कपोल, फिर उसका गल, वंशन, इसमें कौन सा छेदन करना चाहिए? तो दोस्तों इसमें जो है 5 सेकंड दूंगी आपको, 5 सेकंड हो गए आपके। इसमें जो है तिर्यक छेदन किया जाता है, ठीक है? तिर्यक छेदन किया जाता है। छेदन है, तिर्यक छेदन है, चंद्र आकार है, अर्ध चंद्राकार है, और भी डिटेल में आपको सुश्रुत संहिता जो लेक्चर्स चल रहे हैं उसमें मिल जाएगा, ठीक है? मैंने आपको ऑलरेडी उसमें पढ़ाया भी है और इसमें आप ये याद रखिए ललाट में, भ्रू में, कक्षा, कुक्षी, अक्षिकूट, ये सब जो जगह है, ओष्ठ है, इसमें तिर्यक छेदन किया जाता है, ठीक है? और व्रण बंधन मैंने आपको बताया था कि जो व्रण बंधन है वो होते हैं 15 प्रकार के, ठीक है? आपको बताना है कि अपांग प्रदेश में कौन-सा व्रण बाँधा जाता है? मतलब कौन-सा व्रण बंधन, कौन-सी बैंडेज जो है अपांग प्रदेश में बाँधी जाती है? 18th क्वेश्चन है, कौन-सी बैंडेज जो है अपांग प्रदेश में बाँधी जाती है? तो दोस्तों अपांग प्रदेश में चीन बंद बाँधा जाता है, ठीक है? चीन बंद। 19th क्वेश्चन है, ये व्रण बंधन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी पढ़ाया है मैंने और सुश्रुत जी में भी पढ़ाया है मैंने। इसको अच्छे से करिए, हो सके तो इसके अलग से नोट्स बना के दिन-रात इसको पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है, ठीक है? बृहत्त्रयी में इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा तो और कहाँ से आएगा, ठीक है? 19th क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 30
शार अग्नि कर्म विधि अध्याय में से पूछना चाहूंगी, ठीक है। चैप्टर नंबर 30 नाम याद होना चाहिए, शार अग्नि कर्म विधि अध्याय, ताकि आपको पता हो कि किस आचार्य ने क्या क्या टॉपिक्स कौन से चैप्टर में दिए हैं। क्योंकि ये एक रूल होता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन, मान लीजिए कि आपने पढ़ा है लेकिन आपको याद नहीं आ रहा, बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि हजारों क्वेश्चंस जो है, हजारों टॉपिक्स होते हैं, एग्जाम के टाइम इकट्ठे हो जाते हैं, आपको नहीं पता चल पाता। तो उसमें क्या होगा, एक ट्रिक है उसमें कि अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं पता चल पाता लेकिन आपको लगे कि मैंने पढ़ा है, तो डायरेक्ट उसके रेफरेंस पर जाने की कोशिश कीजिए। आपने क्वेश्चन पढ़ा और जैसे कि शार का कोई क्वेश्चन पढ़ा, तो सुश्रुत जी में शार कर्म कहाँ बताया है, सूत्र स्थान में कौन से अध्याय में बताया है और वाग्भट जी ने कौन से अध्याय में बताया है, उसके रेफरेंस तक जाने की कोशिश कीजिए तो आपको आंसर याद आ जाएगा। ठीक है, आप अपना कर देखिए इस चीज को, बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर का नाम क्या है। ठीक है, शार कर्म जो है, अग्नि कर्म जो है, वाग्भट जी ने सूत्र स्थान में 30वें अध्याय में दिया है। सुश्रुत संहिता में उन्होंने सूत्र स्थान में आई थिंक शार कर्म 12वें अध्याय में दिया है। ठीक है, तो पता होना चाहिए। ठीक है, पहले ये कौन सा टॉपिक कहाँ पे आचार्य ने दिया हुआ है। तो 19th क्वेश्चन ये है कि शार कर्म में से पूछना चाहूंगी, शार के गुण कितने होते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। शार के गुण मतलब इसकी संख्या बतानी है। तो आचार्य चरक ने जैसे शार के गुण कितने बताए हैं, 5 सेकंड आपको मिलेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो शार के गुण है 10। ठीक है, शार के गुण है 10। हमने शस्त्र के दोष जो है वो कितने पढ़े थे, 8। ठीक है, यंत्र के कर्म कितने पढ़े थे, 15 वाग्भट जी के अकॉर्डिंग, 24 वृद्ध वाग्भट जी के अकॉर्डिंग। और फिर शार के जो गुण है वो है 10। 10 कौन से हैं, ना अति तीक्ष्ण, मृदु, लक्षण, पिच्छल और शीघ्र, और सितय मतलब श्वेत, शिखरी मतलब कि द्रव्य के ऊपर रखने से पिंड आकार का हो जाना, पिंड आकार हो जाना किसी द्रव्य के ऊपर रखने से। फिर उसका सुख निर्वाप्य, सुखपूर्वक जिसका प्रयोग किया जाए, कोई विसंधि ना हो या फिर प्रयोग करने में अत्यधिक पेन ना हो। ठीक है, तो शार के गुण कितने होते हैं, 10। एंड लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि जो शार दग्ध के लक्षण हैं, जैसे कि सम्यक दग्ध है, दुर्दग्ध है, अति दग्ध है। ठीक है, तो जम्बू, पक्व जम्बू के समान जो असित, असित मतलब सित मतलब श्वेत, असित मतलब काला, तो पक्व जम्बू के समान जो काला होता है, ठीक है, शार दग्ध, वो किसका लक्षण है, सम्यक दग्ध का, दुर्दग्ध का या अति दग्ध का। पक्व जम्बू के समान जो असित होता है, ये किसका लक्षण है। आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। तो दोस्तों, पक्व जम्बू के समान जो है सम्यक दग्ध का लक्षण होता है, ये याद रखिएगा, पक्व जम्बू के समान सम्यक दग्ध का लक्षण होता है। तो यहाँ पे आपके अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 30 तक आपके टेस्ट क्लासेस जो है वो कंप्लीट हो गई है। दोस्तों, ये टेस्ट जो है जरूर अटेंड करिएगा। ठीक है, और जैसे कि सिलेबस जो है, मेरी पूरी कोशिश है कि सूत्रस्थान सुश्रुत जी के सुबह 11 बजे वाली जो क्लासेस है उसमें सूत्रस्थान जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट संहिता स्टार्ट करूंगी। एंड कहते हैं ना कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपने जो एक स्ट्रैटेजी बनाई है, आपको उस पर चलते नहीं रहना, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी है एक समय पर, जब सिचुएशंस जो है सारा साल एक जैसी नहीं रहती, सिचुएशंस कई बार चेंज होती हैं। ठीक है, कई बार आप ज्यादा बिजी होते हैं, कई बार आप कम बिजी होते हैं, तो अपनी स्ट्रैटेजी भी उस सिचुएशंस के अनुसार आपको चेंज करनी चाहिए, तभी आप जो है सक्सेसफुल बन सकते हैं। दोस्तों, आपको सिलेबस जल्दी कंप्लीट करवाने के लिए पहली बात ये, और जहाँ तक मुझे लगता है कि आपकी सिलेबस तो मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको काउंसलिंग, मोटिवेशन और आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के लिए वीडियोस बनाने मेरे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी है आपको पढ़ाना। इसीलिए मैंने जो है अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज करी है, जिसमें सिलेबस उतनी ही स्पीड से कवर होगा, लेकिन आपको साथ साथ मोटिवेशनल एंड काउंसलिंग क्लासेस भी मैं प्रोवाइड करने की पूरी प्लानिंग कर रही हूँ। ठीक है, ताकि आप जो है बने रहिए अपने स्टडी के, अपने विद्या के क्षेत्र में। ठीक है, और आप जो है बिल्कुल भी काम को डिले मत करिए, और कंफ्यूजन, एंजाइटी और प्रॉब्लम ना सॉल्व करना, या कोई भी आपको प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड जो है वीडियोस में साथ साथ जो है रिलीज करती रहूंगी। और वो स्ट्रैटेजी जो है कैसे है, कब अप्लाई करनी है, इसका मैं आपको ग्रुप में इंफॉर्मेशन देती रहूंगी। आपका अगर आप नए हैं इस यूट्यूब चैनल पर, तो आपको ग्रुप का जो लिंक है वो आपको व्हाट्सएप का हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करिए और ग्रुप में आप ज्वाइन करिए। ठीक है, दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे नोट्स जो है वो पेड होते हैं। पेड मतलब कि
आपको पूरे साल का सिर्फ 700 रुपए देना है, ठीक है। डेली मैं कोशिश करती हूँ कि वीकेंड पे वो नोट्स जो है अपलोड हो जाएँ। और नोट्स आपको मिलेंगे कहाँ पे? हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में श्री आयुर्वेदा ऐप है हमारा, जैसे श्री आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल का नाम है, वैसे ही श्री आयुर्वेदा ऐप है। श्री आयुर्वेदा ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप क्लिक करेंगे, उस ऐप में पहुंचेंगे, एआईए पीजीटी के जो नोट्स हैं वहां पे आप ज्वाइन करेंगे, 700 रुपीज पे करके वहां पे हमारे डेली नोट्स जो है आपको मिलते जाएंगे। धन्यवाद।